बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 6 साइंस, जो कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बुक मुतारिफ किया था, तो इसी को स्टडी करना शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज को के जितने भी सवालात गिवन है इसके आंसर को सीखेंगे। इसके बाद कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, उनको भी 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी लाजिमन कीजिएगा। और इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? तो जो सेल की जो तंजीम है ना, उसका मतलब क्या होते हैं। तो अगर आप जितने भी जानदार हैं उनके बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बेसिक जो यूनिट है स्ट्रक्चर का है वो है सेल। ठीक, सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है जो जितने भी जानदार है उन सब के अंदर मौजूद होते हैं। एक बेसिक यूनिट है जो क्या काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक ख़ास काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है सेल। तो सेल का मतलब होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर। इसके बाद अगर हम उस ऑर्गेनिजम्स के बारे के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो ग्रुप, जब सेल के ग्रुप बनते हैं तो उसे कहा जाता है टिश्यू। ठीक, क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू का मतलब क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम करते हैं, जो एक अपना एक अलग काम करते हैं। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के लिए वो एक ख़ास काम करते हैं। ठीक, अगर सेल एक से ज़्यादा हो तो उसे कहा जाता है टिश्यू, लेकिन अगर एक ही सेल हो ना तो उसे कहा जाता है, जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जानदार है उनके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ एक सेल भी हो सकते हैं। बहुत से जानदार ऐसे हैं जिसमें एक ही सेल होते हैं, तो उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर कहा जाता है। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप अगर हो तो उसे कहा जाता है टिश्यू। और अगर टिश्यू के ग्रुप हो ना, जैसे कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो, तो वो सब मिलके एक जो ख़ास काम करते हैं वो होते हैं ऑर्गन। ठीक, तो ऑर्गन का मतलब क्या होते हैं? ऑर्गन का मतलब होते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ऑर्गन कहा जाता है। इसके बाद इसी तरह यहाँ पे हम इस चैप्टर में सेल के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। आगे जितने भी सवालात गिवन है उसमें से ज़्यादातर सवाल सेल से रिलेटेड है, तो हम सेल को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। इसके बाद आपने टिश्यू और ऑर्गन को याद रखना है। अगर ऑर्गन को ना, जैसे कि ऑर्गन का मतलब क्या होते हैं? हार्ट, हमारा दिल, हमारा फेफड़ा, गुर्दा, ये तमाम चीज़ें क्या है? ऑर्गन है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गन है वो मिलके एक अगर ख़ास काम करे ना, तो उसे कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल के कोई एक ख़ास काम करते हो तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने के लिए, खून को सप्लाई करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो हड्डियों का ग्रुप है वो स्केलेटन सिस्टम है। तो इस तरह के 7 ऑर्गन सिस्टम्स इस बुक के अंदर मौजूद है। तो इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में वो भी होंगे। ठीक, तो 7 अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, उसको भी हम सीखेंगे। इसके बाद अगर ऑर्गन सिस्टम मिलके एक जो काम करते हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, एक चलता फिरता जानदार बन जाते हैं। जैसे कि हम इंसान क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम एक चलता फिरता इंसान है, ऑर्गेनिज्म। तो ये आपने याद रखना है कुछ चीज़ों को। सेल का मतलब बेसिक यूनिट है, इसके बाद टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, और आखिर में ऑर्गेनिज्म एक जिंदा जानदार बन जाते हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को याद रखना है। ठीक, तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास पहला जो सवाल है वो MCQs दिया हुआ है, इसको 1 बाय 1 हम सीखते हैं और इसके आंसर को टिक करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, MCQs दिया हुआ है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कर देना है। पार्ट 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट।
तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ पे 4-5 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वाला चीज़ मौजूद नहीं होते इन एन एनिमल सेल में। तो पहला है प्रोटीन मौजूद होते हैं, वाटर भी है, साल्स भी है, लेकिन सेलुलोज एक ऐसी चीज़ है जो एब्सेंट होते हैं, उस एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। तो आपने डी के ऊपर क्या करना है, सही लगा दीजिएगा, सर्कल लगाए वो आपकी मर्जी, तो चूज कर देना है आपने। ठीक, पार्ट 2 है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट एंड एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। वैसे तो बहुत से डिफरेंस हो सकते हैं। तो पहला है प्लांट सेल है न्यूक्लियस, तो प्लांट सेल की न्यूक्लियस और दोनों के होते हैं, इट इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल, लेकिन एनिमल सेल में उन्होंने एब्सेंट कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है डिफरेंट। प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो ये चीज़ सेल वॉल जो है ना वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। तो आपने क्या करना है, पार्ट बी के ऊपर टिक कर देना है। ठीक, सही लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये है 1 और ये 2। इसके बाद एनिमल सेल इज अ लार्जर देन द प्लांट सेल, तो ये भी नहीं होंगे। प्लांट सेल हैज़ नो क्लोरोफिल, तो वो यकीनन होते ही है। तो डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल के जो है ना सेल वाल होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते। ठीक, 3 है ऑल प्लांट सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी प्लांट सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। ए प्लांट सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज, तो अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं हो प्लांट सेल के तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रूट हेयर सेल कहा जाता है। जो जड़ है वहाँ हेयर्स होते हैं, तो उसके जो सेल्स है वो उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। तो यहाँ ऑप्शन है ग्रीन स्टेम सेल्स नहीं है, लीफ सेल तो लीफ सेल भी नहीं है, रूट हेयर सेल यहाँ पे सी दिया हुआ है ऑप्शन में। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर टिक कर देना है। इसी तरह बर्ड सेल है। 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो कौन सी चीज़ है, जो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है गिवन है, इनमें से कौन सा वाला चीज़ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं बाहर। ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियस जो आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ से अगर बाहर पैगाम भेजना हो, लेकर जाना हो, तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो ये जिम्मेदारी होती है क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, मैसेज को लेकर जाते हैं, मालूमात को लेकर जाते हैं न्यूक्लियस के पास। और ये आपका ऑप्शन ए सही होंगे, इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगला है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी। तो वो कौन सी चीज़ है जो ट्रैप्स करते हैं, लेते हैं सनलाइट एनर्जी को फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब आप जानते ही है कि सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं। तो ये कौन सा है, ऑप्शन है आपके पास साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल्यूलोस और क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ना वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल में सनलाइट को ट्रैप्स करते हैं। ठीक, तो यही आपका ऑप्शन होंगे, डी के ऊपर आपने टिक कर देना है। समझ गए। अगला है आपके पास इमेजिन। तो ज़रा सोचिएगा, इफ़ यू हैड नो बोन्स, अगर आपके बोन्स नहीं हो, हड्डी नहीं हो, व्हाट वुड हैपन टू यू, तो आपके साथ क्या हो सकते हैं। तो आप ज़रा सोचिएगा कि बोन्स अगर नहीं हो तो क्या हो सकते हैं। तो वेस्ट वुड टू इंक्रीज इन योर ब्लड, अगर बोन नहीं हो, बोन्स नहीं हो, तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वेस्ट थे वो बढ़ जाएंगे। तो यकीनन उससे तो कोई वेस्ट बढ़ेंगे नहीं। योर फूड वुड नॉट डाइजेस्ट, आपके फूड डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो फूड डाइजेस्ट के लिए बोन्स का क्या काम है, तो ये भी नहीं होंगे। योर ब्लड वुड हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। तो बोन्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कमी तो नहीं होते। यू वुड हैव बी फ्लॉपी, तो आप अपने आप को काबू में नहीं रख सकते, या यूँ कहें कि आपका ढांचा जो है ना वो बेकाबू होंगे, बेढंग होंगे। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही होंगे यकीनन। बाकी चीज़ें तो आप देख कर समझ सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, डी। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा वाला जो है, तो ये चीज़ हमने इंट्रो में सीखा अच्छी तरह कि सबसे जो ऑर्गेनिज्म है ना उसका बेसिक होते हैं सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो ये तो कौन सा पार्ट है, आपने सर्च करना है, ABCD है। तो डी के ऊपर आपने क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक, 7 में
इसी तरह 8 है लिवर इज़ अ पार्ट ऑफ। तो लीवर जो जिगर है वो किसका पार्ट है, कौन सा सिस्टम है उसका पार्ट है। तो लीवर क्या काम करते हैं, डाइजेशन में यानी हजम करने में वो मदद फराहम करते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ठीक, तो ये एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जिगर शामिल है। तो आपने पार्ट ए को क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक, समझ गए। तो ये यकीनन आप कर सकते हैं। ठीक, अगला है 9 विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ए सेल। तो सेल को कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं, पूरे जो निज़ाम है वो चलाते हैं। तो ये न्यूक्लियस एक ऐसा सेल के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो क्या करते हैं, पूरे सेल के काम को जो है ना वो कंट्रोल कर देते हैं। तो ये आपने इसके ऊपर टिक कर देना है सी 9 के लिए। 10 है लेयर्स ऑफ प्लेट सेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट आर ग्रुप टू फॉर्म। तो ये ग्रुप किस ग्रुप में है, तो लेयर्स ऑफ प्लेट जो तह है ना सेल्स का, दैट कवर जो कवर किया हुआ होता है, एंड प्रोटेक्ट प्लांट पार्ट और प्लांट पार्ट की हिफाजत करते हैं, आर ग्रुप टू फॉर्म। तो ये किस ग्रुप में होते हैं, तो टिश्यूज में हमने सीखा चैप्टर में कि ये होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज में आते हैं ये चीज़। तो आपने पार्ट ए के ऊपर टिक कर देना है जो कि एपिडर्मल ग्रुप है। तो ये होंगे आपके पास सही ऑप्शन। तो ये था हमारा एमसीक्यूज। तो इसके बाद है बी ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ फॉल्स। अगर ये गलत हो तो आपने करेक्ट कर देना है, सही हो तो आपने सही लिख देना है। ठीक, ट्रू का निशान लगाएंगे। तो पार्ट 1 है आपके पास, मसल्स कवर द बॉडी एंड दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो ये एक आप मसल्स ही से आप समझ सकते हैं कि ये बॉडी को कवर नहीं करते। ठीक, तो ये जो कवर करने वाले जो टिश्यू है ना वो है एपिथेलियल टिश्यूज, जो क्या करते हैं बॉडी को कवर कर देते हैं। मसल्स बॉडी को कवर नहीं करते। तो ये पहली चीज़ आपने इसके ऊपर लिखना है फॉल्स। और जो स्टेटमेंट्स दुरुस्त करना है आपने इसको, उसमें आपने लिखना है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कवर द बॉडी आपने लिखना है। ठीक, तो ये चीज़ आपने करेक्ट करके लिखना है। अगला है टू माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल। तो यकीनन पावर हाउस यही हुई होते हैं, एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, और सेल को एनर्जी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल के पावर हाउस ही होते हैं। इसके ऊपर क्या करना है, ट्रू ही लिखना है। ठीक, तो यकीनन यही होंगे। इसके बाद अगर गलत हो तो करेक्ट करना था ना। 3 है टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमने सीखा था ऑर्गेनिज्म में कौन सा ग्रुप्स आते हैं, तो हमने सीखा था सेल, फिर इसके बाद टिश्यू, फिर इसके बाद ऑर्गन, फिर इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम मिलके वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ना कि टिश्यूज मिलके। टिश्यूज मिलके तो जो ग्रुप बनते हैं वो तो ऑर्गन है, ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है ना। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, वो एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो यकीनन आपने इसके ऊपर फॉल्स लिखना है। और इसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑर्गन सिस्टम लिखना है। बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपने लिखना है बाकी आखिर तक। ठीक, 4 है द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए सेल इज साइटोप्लाज्म। तो ये कंट्रोल यूनिट जो हमने अभी सीखा भी कि न्यूक्लियस क्या करते हैं, पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है साइटोप्लाज्म, तो ये यकीनन गलत होंगे, साइटोप्लाज्म कंट्रोल यूनिट नहीं है। ठीक, तो ये फॉल्स। आपने इसके आंसर में क्या जो करेक्शन है उसमें क्या लिखना है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए सेल, जो कि उन्होंने खुद दिया हुआ है इज करके आपने लिखना है न्यूक्लियस। ठीक, जो सही आंसर है वो। इसी तरह नर्वस सिस्टम है आगे।
नर्वस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोटेक्शन है किसी भी जानदार का सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन ये कौन सा सिस्टम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारा हड्डी है वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म को ढांचा देते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बाकी जो चीज़ें हैं उसकी। तो उसे कहा जाता है स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पे उन्होंने नर्वस सिस्टम कहा है, नर्वस जो मैसेज को आगे पीछे लेकर जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये तो नहीं होंगे ना, तो आपने क्या लिखना है, फास्ट लिखना है। फास्ट लिखने के बाद जो करेक्ट आंसर है वो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है। तो ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो क्या करते हैं, हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट और प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो आपने यहाँ पे लिखना है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम लिख स्केलेटल सिस्टम लिखने के बाद बाकी चीज़ों तो आप लिख सकते हैं प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म, आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो आई होप आप लिख पाएंगे। अगला है आपके पास शॉर्ट आंसर्स दिया हुआ है। तो पार्ट 1 है व्हाट वुड हैपन टू प्लांट सेल इफ इट हैड नो सेल वॉल। अगर प्लांट सेल के पास ना सेल वॉल नहीं हो तो फिर उसके साथ क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वुड हैपन टू ए प्लांट सेल, एक प्लांट सेल के साथ क्या हो सकते हैं, इफ इट हैड नो सेल वॉल, अगर सेल वॉल मौजूद नहीं हो। ठीक, तो जो बाहरी हिस्सा है सेल के उसे सेल वॉल कहा जाता है। अगर सेल वॉल नहीं होना तो उसका एक प्रॉपर शेप नहीं बनेंगे, जो कि आपको पता ही है कि ऑर्गेनिज्म के लिए एक शेप ज़रूरी होते हैं। तो आपने क्या लिखना है, सेल वॉल गिव्स प्रॉपर शेप टू द प्लांट, प्लांट को एक प्रॉपर शेप देते हैं। इफ़ ए प्लांट सेल हैज़ नो सेल वॉल, अगर सेल वॉल मौजूद नहीं हो देन इट कुड नॉट मेंटेन इट्स शेप, अपने शक्ल को वो बरकरार नहीं रख पाएंगे। ठीक, तो आपने ये लिखना है अगर सेल वॉल मौजूद नहीं हो तो प्लांट्स अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाएंगे। ठीक, इसके अलावा क्या होंगे, जितने भी काम है वो करते हैं वो भी इफेक्ट होंगे, वो भी असर होंगे, मतलब वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाएंगे अगर सेल वॉल मौजूद नहीं हो तो। ठीक, अगर बाहरी हिस्सा कवर की नहीं किया हुआ हो तो यकीनन क्या होंगे, उससे इफेक्ट होंगे। अगला है हाउ डज ए सेल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो सेल जो है ना वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को किस तरह हासिल करते हैं। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो जो एनर्जी, न्यूट्रिएंट, वाटर वगैरह है वो कहाँ से हासिल करते हैं, हेयर से ही हासिल करते हैं, रूट हेयर से। तो जड़ों से ही वो पानी हासिल करते हैं। तो वहाँ जो मौजूद सेल्स है ना उनकी मदद से वो क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। तो ये जो सेल्स है ये लॉन्ग होते हैं, पतली से होते हैं। तो उसका एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट को। तो यही लिखना है आपने, हाउ डज ए सेल गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट, प्लांट सेल गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू रूट हेयर सेल से वो हासिल करते हैं। रूट हेयर सेल्स हैव लॉन्ग, लंबा एंड थिन लार्ज सरफेस एरिया। तो एक सरफेस जो है ना वो लंबा है होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आपने इस चीज़ को लिखना है, पॉज करके कॉपी कीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव टिश्यूज। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज मौजूद होते हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज़, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो तमाम जानदार जिसका सिर्फ एक ही सेल हो उसे यूनिसेलुलर कहा जाता है। अगर किसी जानदार में ना बैक्टीरियम वगैरह होते हैं तो उसके अंदर एक ही सेल मौजूद होते हैं तो उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर। लेकिन अगर आगे देखेंगे तो टिश्यू का मतलब क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है, जो कि क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यकीनन आप इससे समझ सकते हैं कि अगर ना किसी भी जानदार के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 से ज़्यादा सेल हो तो उसे हम टिश्यू कहेंगे। लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल होते हैं इसलिए ये टिश्यू नहीं होंगे। ठीक, तो यकीनन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज मौजूद नहीं होंगे। तो आपने क्या लिखना है, टिश्यूज आर फॉर्म थ्रू 2 और मोर सेल्स वाइल, मतलब क्या हुआ, टिश्यू जो है ना जो बनते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पर। लेकिन वाइल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल मौजूद होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं हिंस यूनिसेलुलर हैव नो टिश्यू। तो इस तरह इसका कोई टिश्यू नहीं बनेंगे।
ठीक, समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स मीन्स। तो आप देख सकते हैं सेल्स स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका माने क्या है, इससे क्या मुराद है। तो आपको पता ही है कि सेल्स स्पेशलाइजेशन के वो प्रोसेस होते हैं जिसमें सेल्स जो है ना एक ख़ास काम करते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन में ख़ास काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है सेल स्पेशलाइजेशन। तो आपने क्या लिखना है, सेल स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, ठीक, तो ख़ास काम करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो वो एक अपना एक अलग काम होते हैं वो करते हैं, तो यकीनन उससे कहा जाता है सेल स्पेशलाइजेशन, ठीक। अगला है 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू प्लांट सेल्स नीड बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो प्लांट सेल है उसको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं कि जो खुराक बनाने का जो अमल है ना उसमें वो मदद करते हैं। इसे साइंस की रूप से फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो प्रोसेस आप जानते ही है, जो हमने सीखा भी था। तो दूसरी चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं कि ये एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक, मतलब रेस्पायरेशन करते हैं। ये प्लांट्स को क्या करते हैं, रेस्पायरेशन का जो अमल है ना उसमें एनर्जी फराहम करते हैं, इसीलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। पहली चीज़ क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस प्रोसेस में ये काम करते हैं। तो इन दोनों को आपने याद रखना है। प्लांट नीड क्लोरोप्लास्ट, ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि आप जानते ही है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस, जो खुराक बनाते हैं उसका जो अमल है उसको कहा जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी होती है। और दूसरी, वाइल प्लांट नीड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत क्यों पेश आती है, फॉर रेस्पायरेशन के लिए, जो कि आप जानते ही हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं प्लांट्स के लिए, समझ गए। तो ये था हमारा MCQs, आपने इसको पॉज करके अच्छी तरह से लिखना है, याद करना है। अब आते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर D, उसको समझते हैं।